नमस्कार, मैं हूं जोनाता डोडा। डॉक्यूमेंट्री इंडिया द गोल्डन स्पैरो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक। आज मैं आपके साथ उस यात्रा को साझा करना चाहती हूं जिसके कारण इस फिल्म का निर्माण हुआ। इसकी शुरुआत इस विषय पर कुछ करने के लिए एक मित्र के साथ बातचीत के रूप में हुई, क्योंकि इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। जैसे ही मैंने इस 22 मिनट की फिल्म के लिए रिसर्च वर्क शुरू किया, मुझे एक चौंकाने वाली वास्तविकता का सामना करना पड़ा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आपदाग्रस्त देश है। प्राकृतिक आपदाओं की जांच के रूप में जो शुरू हुआ, वह खतरों और आपदाओं के बीच महीन रेखा की जांच में बदल गया और प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय कार्यों के बीच जटिल नृत्य जो उन्हें आपदाओं में बदल देता है। इस मामले की तत्कालीनता ने मुझे उस वक्त प्रभावित किया जब मुझे एहसास हुआ कि पढ़े लिखे लोग भी काफी हद तक अनभिज्ञ या उदासीन रहते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे इस विश्वास के साथ खारिज कर दिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है कि व्यक्तिगत कार्यों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हकीकत बिल्कुल उलट है। मुझे इस विषय को प्रकाश में लाने और हम में से प्रत्येक को ये समझाने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हमारी दैनिक पसंद हमारे आसपास के परिवेश से कहीं अधिक प्रभावित करती है। और ये सिर्फ शोधकर्ताओं के लिए विषय नहीं है, ये हम में से प्रत्येक के लिए एक मामला है। इससे पहले कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखें, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारी स्थिति की गंभीरता को पहचानें और समझें कि परिवर्तन जागरूकता से शुरू होता है और प्रत्येक व्यक्तिगत कार्रवाई ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की ओर हमें ले जा रही है। आइए मिलकर तैयारियों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और हम में से प्रत्येक के लिए एक सुरक्षित, अधिक लचीले भविष्य की दिशा में काम करें। आपका ध्यान देने के लिए बहुत धन्यवाद और मैं आपको हमारे सामूहिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को औरों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। भारत, जिसके उत्तर में शक्तिशाली हिमालय है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है और प्राकृतिक घटनाओं के प्राकृतिक आपदाओं में बदलने के मामले में दुनिया का तीसरा देश है, चीन और अमेरिका के बाद। भारत के 28 में से 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन और सूखे जैसे बार बार आने वाले प्राकृतिक खतरों के संपर्क में हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति, भूकंपीय जोखिम क्षेत्र और इंटर कन्वर्जेंस पॉइंट के कारण भारतीय उपमहाद्वीप को इन आवर्ती वायुमंडलीय घटनाओं का सामना करना पड़ता है। बदलती जलवायु, मानवीय गतिविधियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग और अधिक जनसंख्या के कारण स्थिति और खराब हो रही है। 2019 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत को प्रभावित करने वाली कुल आपदाओं में से 52% बाढ़ के कारण होती है, जिसमें 63% भौतिक क्षति होती है और 32% मानव जीवन की हानि होती है। भारत में भूकंप की संभावना भी बहुत अधिक है। इसके लगभग 60% क्षेत्रों को मध्यम से बहुत उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विडंबना ये है कि भारत के कुछ हिस्से सूखे का सामना करते हैं, जिसमें लगभग 5% भौतिक क्षति होती है और उसी समय देश के दूसरे हिस्से में बाढ़ आई होती है। 2015 के सूखे ने 350 मिलियन लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। वर्ष 2018 में जब हम भारत के एक सुरमई राज्य केरल में फिल्मांकन कर रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि हमारी यात्रा जल्द ही एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा से टकराएगी। ये मॉनसून के मौसम के दौरान था जब मूसलाधार बारिश ने जमीन पर अपना प्रकोप फैलाया, जिससे केरल के इतिहास में सबसे भीषण बाढ़ आई। जब हमने प्रकृति की अकल्पनीय शक्ति और उसके विनाशकारी परिणामों को देखा, तो ये अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
483 से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और पूरा राज्य पानी में डूब गया। विनाश का पैमाना दिल दहला देने वाला था, जिससे परिवार विस्थापित हुए, बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया और समुदाय बिखर गए। हालांकि अराजकता और निराशा के बीच कैरल ने उल्लेखनीय लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया। वे समझते थे कि पिछली गलतियों से सीखना इस तरह से पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक था जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों खतरों का सामना कर सकें, जीवन की हानि और संरचनात्मक क्षति को कम कर सकें। लेकिन जुलाई 2023 में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और बादल फटने के कारण बाढ़ की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि हमने अतीत की त्रासदियों से बहुत कुछ सीखा नहीं। प्राकृतिक खतरों या मानव निर्मित खतरों से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए बिना विकास एक टाइम बॉम्ब पर बैठने के समान है। जैसे जैसे समाज प्रगति करता है और बुनियादी ढांचे का विस्तार होता है, इन प्रगति के साथ आने वाली कमजोरियों को दूर करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा करने में विफलता से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जब प्राकृतिक खतरे पूर्ण आपदाओं में बदल जाते हैं या जब मानवीय कार्य जोखिम को बढ़ा देते हैं। भारत के परिदृश्य का कैनवस, जो कभी विस्मयकारी सुंदरता का दावा करता था, अब मानवीय लापरवाही के दुखद छापों को सहन कर रहा है, जो चल रही प्राकृतिक आपदाओं के दिल दहला देने वाले दृश्यों में प्रकट होता है। प्रकृति की कच्ची शक्ति, ट्रैमर, बाढ़ और भूस्खलन के रूप में पर्यावरण के प्रति हमारी अपनी उपेक्षा विनाश की लपटों को भड़काती है, जिससे व्यापक पीड़ा होती है। ये जटिल संबंध आपदा जोखिम में कमी के लिए हमारे दृष्टिकोण में तत्काल बदलाव की मांग करता है, जो हमें वर्तमान संकट के निरंतर हमले से कीमती जीवन, बुनियादी ढांचे और परिस्थिति तंत्र को बचाने के लिए व्यापक रणनीतियों को अपनाने का आग्रह करता है। लेकिन क्या ये वास्तव में प्रकृति है? हम सभी के लिए एक बड़ा सवाल है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब राज्यों में जीवनदायिनी के रूप में पूजनीय नदियां अब हमारी सामूहिक उदासीनता को दर्शाती हैं। कभी साफ रहने वाला पानी मलबे और प्रदूषकों से भरा हुआ है, जो हमारी उपेक्षा का दिल दहला देने वाला प्रमाण है। कचरे की अंधाधुंध डंपिंग इन नदियों की कोमल लय को बाधित करती है, जिससे उन्हें अपना रास्ता बदलने और तबाही मचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विनाशकारी बाढ़ के माध्यम से जल प्रदूषण से स्थिति की गंभीरता बढ़ जाती है, जिससे आपदा तीव्र हो जाती है। इन अब गंदे नदी तटों पर रहने वाले समुदायों के लिए पर्यावरण पर मानवीय कार्यों का प्रभाव दर्दनाक रूप से स्पष्ट है, हर जन हानि और हर जलमग्न घर के साथ। हिमाचल प्रदेश की आश्चर्यजनक पहाड़ियां देखने लायक दृश्य अब बड़े पैमाने पर अनियंत्रित शहरीकरण से प्रभावित हैं। परिणाम हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में दिल का दर्द राज्यों की सीमाओं पर समाप्त नहीं होता। आपदा पहाड़ों से लेकर मैदानों तक फैलती है, इसके मार्ग में किसी को भी नहीं बख्शती। ऐसे परिवार जिन्होंने कभी ऐसी भयावता का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी, अब खुद को उखड़ा हुआ पाते हैं। भूस्खलन और बाढ़ ने उनका जीवन तबाह कर दिया। इन निचले इलाकों में तैयारी की कमी ने पहले से ही गंभीर स्थिति को अकल्पनीय दुस्वप्न में बदल दिया है। आजीविका चली गई, वित्तीय बर्बादी हुई और अकथनीय पीड़ा। अब हम इनसे कैसे निपटेंगे? बड़ा और अहम सवाल है। ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं और आपदा क्या है? भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ आपदाएं नहीं हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जो आपदा का कारण बनती हैं, संरचनात्मक पतन और प्रकृति के क्षेत्र में मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण। आपको क्या लगता है
कि हम अपने प्रियजनों को सबसे अच्छा उपहार क्या दे सकते हैं। धन, संपत्ति, भूमि? इसका असली उत्तर है जीने और स्वस्थ रहने का मौका। दयालुता का एक कार्य जिस प्रकार दूर तक जाता है, उसी प्रकार से लापरवाही का एक कार्य बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनता है। हमें आपदा के कारण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो खतरा है। साथ में शहरी आग, भगदड़, परिवहन और औद्योगिक दुर्घटनाएं, आतंकवादी हमले जैसे मानव जनित खतरों की तीव्र दर से हमारे चारों ओर वृद्धि हो रही है और स्थिति डरावनी है। जैविक और रेडियोलॉजिकल खतरे मानवता के लिए आने वाले खतरे हैं। डर्टी बॉम्ब इस सूची में नवीनतम जोड़ है। हमने कम ज्ञात खतरों पर और प्रकाश डालने के लिए और अप्रत्याशित परिस्थितियों में जोखिमों को कम करने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक आपदा सेल में अंतर्राष्ट्रीय हजमत स्पेशलिस्ट से बातचीत की। आजकल हम डर्टी बॉम्ब के बारे में बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं, क्या आप हमें समझा सकते हैं? हम अक्सर परमाणु आपात स्थिति या न्यूक्लियर इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, और परमाणु आपात स्थिति का मतलब सिर्फ परमाणु बम या फिर कोई हाइड्रोजन बम नहीं है। कई बार आतंकवादी एक नॉर्मल बम में परमाणु सामग्री या न्यूक्लियर कंटेमिनेशन को मिक्स कर देते हैं पाउडर फॉर्म में, और चाहे कोई प्लास्टिक एक्सप्लोसिव हो, टीएनटी स्लैब हो, आरडीएक्स हो, या कोई भी बम का विस्फोट करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई चेन रिएक्शन नहीं होगा, ना ही कोई मशरूम क्लाउड बनेगा, लेकिन इस ब्लास्ट के कारण पूरे एनवायरनमेंट में चारों तरफ न्यूक्लियर कंटेमिनेशन फैल जाएगा, और इसीलिए इस प्रकार के बम को हम डर्टी बॉम्ब भी कहते हैं। ये न्यूक्लियर कंटेमिनेशन को मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर कोई चेन रिएक्शन नहीं होगा, ना ही कोई मशरूम क्लाउड बनेगा। इस प्रकार के बम को हम डर्टी बॉम्ब कहते हैं। तो लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं? अक्सर रेडिएशंस अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज के रूप में होता है, और जब भी किसी डर्टी बम का विस्फोट होता है तो वहाँ पर अचानक नहीं जाना चाहिए। और पुलिस वाले और बचाव दल आमतौर पर उस इलाके में जाते हैं, वो लोगों को बचाकर भी लाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एयरवेज, मुंह के द्वारा शरीर के अंदर चले जाते हैं, और फिर अल्फा पार्टिकल्स अपना काम शुरू कर देते हैं। सबसे खतरनाक पार्टिकल्स रेडिएशन के अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। कई मल्टीपल ऑर्गेनिक फेलियर्स शुरू हो जाते हैं, खून की उल्टियां शुरू हो जाती हैं, पर किसी को ये नहीं पता लगता कि क्या हुआ। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है, और जब मौत के बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसमें फिर रेडिएशन पाए जाते हैं। तो जब कभी कोई बम फटे तो एक उम्मीद करनी चाहिए कि हो सकता है कि यहाँ पे एक डर्टी बम भी फट सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि डर्टी बम फटने के बाद जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एक अखबार को भी छेद नहीं कर सकते। ओह, ये बहुत दिलचस्प है। अखबार नहीं? यस, इसलिए आपके पास हमेशा मास्क होना चाहिए। आपको याद होगा एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के बारे में, जिसमें कि हमने सेल्फ प्रोटेक्शन और शील्डिंग के बारे में सीखा है। तो आपके पास एक मास्क होना चाहिए, और यदि आपके पास कोई मास्क भी नहीं है तो कम से कम एक अखबार का ही पीस ले लीजिए, उसको आप चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि अल्फा पार्टिकल्स आपके वायु मार्ग में प्रवेश ना कर सके। आपने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है। हमें सबसे पहले अपने लोगों को सूचित करने और अपनी आबादी को शिक्षित करने की आवश्यकता है। तभी हम उनके साथ संवाद कर पाएंगे और उन्हें समझा पाएंगे कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती घटनाओं की तबाही का कारण बनती है। प्रौद्योगिकी और जागरूकता की मदद से हम लोग इन खतरों का मुकाबला कर सकते हैं और आपदा से बच सकते हैं। पिछले 20 वर्षों में इन आपदाओं के कारण भारत को 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। अगर इसकी बजाय हम इन 8,000 करोड़ डॉलर का उपयोग भूकंप प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण में कर सकते, यदि हमारे शहरों और कस्बों का निर्माण उचित तरीके से किया जाए, जिससे जल निकास संरचनाओं की मदद से हम बाढ़ से बच सकते हैं या उनकी दिशा बदल सकते हैं और उस पानी का उपयोग देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कर सकते हैं। हमें देश की प्रगति के लिए कम से कम उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी के लिए मुफ्त शिक्षा स्थापित करने की आवश्यकता है। हमें इस देश के हर व्यक्ति को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ये बताने की जरूरत है कि ये प्रयास न केवल इस राष्ट्र के निर्माण के लिए बल्कि इस देश के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी जीवित रहने की प्रवृत्ति 2 कहावतों पर आधारित होनी चाहिए। पहला,
बचाया गया पैसा ही कमाया हुआ पैसा है और दूसरा रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसलिए अगर हम इन आपदाओं में खोया हुआ पैसा अपनी बुनियादी ढांचे के विकास, योजना, शिक्षा और रणनीति में निवेश करें और उन्हें होने से रोकें तो भारत महाशक्ति बन जाएगा। एक और प्राकृतिक घटना जो बेहद खतरनाक हो सकती है वह है गड़गड़ाहट और बिजली। और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उनसे होने वाले जोखिमों को समझें और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। हमने इस संबंध में विशेषज्ञ से बात की। गड़गड़ाहट और बिजली क्या ये किसी आपदा का कारण बन सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और भारत में थंडर और लाइटनिंग के कारण होने वाली मौतों की संख्या लगभग 133% बढ़ गई है। ये चिंताजनक है। और हर साल लगभग 2500 से लेकर 3000 तक लोगों की मौत ओ, थंडर और लाइटनिंग के कारण ही होती है। हे भगवान, तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं? तो मूल रूप से सबसे अच्छी बात यह है कि हमें थंडर और लाइटनिंग के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। और एक ऐप है जिसका नाम है दामिनी। दामिनी ऐप। राइट, इसे आईआईटी ने बनाया है और एनडीएमए ने भी इसे मंजूरी दी है। जी। और हर किसान को ये ऐप अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि लगभग 3 घंटे पहले ये थंडर और लाइटनिंग की अर्ली वार्निंग दे देता है। और जैसे ही हमको इसकी चेतावनी मिले, हमें लोगों को उस इलाके से बाहर निकाल देना चाहिए। और ज्यादातर जब कभी बारिश होती है तो मजदूर, किसान पेड़ों के नीचे आश्रय ले लेते हैं। ठीक है। जबकि पेड़ों के नीचे आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए, वो काफी संवेदनशील स्थान होता है। ओ, तो ये अधिक खतरनाक है। अधिक खतरनाक जगह होती है, इसलिए हमें घरों के अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम वाहन के अंदर हैं तो हमको वाहन के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर आने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्या कोई और तरीका है जिससे आप शारीरिक रूप से समझ सकें कि प्रकाश संभवतः आप पर हमला करने वाला है? और एक तरीका है जिससे हम शारीरिक रूप से भी समझ सकते हैं कि लाइटनिंग हम पर आ सकती है। तो उस समय जिस समय बिजली गिरने की संभावना होती है, हमारे शरीर के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हमारी तरफ बिजली आकर्षित हो रही है। ऐसे समय में हमें झुककर एक क्रोचिंग पोजीशन बना लेनी चाहिए, जिसमें कि दोनों एड़ियां आपस में मिली हुई, ताकि अगर कोई बिजली हमारे आसपास भी गिरती है, ग्राउंड में भी गिरती है, तो हमारे पैरों के थ्रू बाहर निकल जाए और बाकी शरीर में नुकसान ना पहुंचे। और इस प्रकार से हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। एक क्रोचिंग पोजीशन बना लेनी चाहिए। यानी हम असल में जान बचा सकते हैं। और कोशिश यही करना है कि नज़दीक कोई भी घर है उसके अंदर चले जाएं और घर में पानी के पाइप का या बिजली के उपकरणों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेटेलिक जो लाइटनिंग है, जो करंट है, बहुत ज़ोर से आ जाता है और उस कारण से भी मौत हो सकती है। क्योंकि ये अच्छे संचालक हैं। बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। और ख़ासतौर पे टेलीफोन लाइनें हो गई, बिजली की और तारें हो गई, जो कि लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और टेलीफोन को भी उस समय हमें काट देना चाहिए। एक अन्य कारण जिस पर शीघ्र जांच करने की आवश्यकता है वह है कचरा निपटान। भारत एक फैशनेबल देश है जहां सैकड़ों कपड़ा और अन्य इकाइयां स्थित हैं। हमें स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, भूजल की कमी जैसे बढ़ते मुद्दों को संबोधित करके नेतृत्व करना होगा। भारत में हरित कारखानों और कपड़ा कारखानों की संख्या केवल 20 से भी कम है, जिसे हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। हरित कारखानों से ऊर्जा की खपत को 40%, पानी की खपत को 30% से अधिक कम करने और पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मनुष्य बनाम प्रकृति के खेल में यदि आप मानवीय भावना की जीत चाहते हैं तो यह केवल काफी योजना और कार्यान्वयन के साथ ही होगा। लंबे समय से आपदाओं और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच कारण और प्रभाव का संबंध रहा है, जिसे नजरअंदाज किया गया है। विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन आपदाओं के संदर्भ में नहीं किया जाता है, ना तो विकास कार्यक्रम पर आपदा के प्रभाव के दृष्टिकोण से और ना ही इस बिंदु से कि क्या विकास कार्यक्रम या तो आपदा की संभावना बढ़ाते हैं या आपदा के संभावित हानिकारक प्रभावों को बढ़ाते हैं। आपदाएं तब और बदतर हो जाती हैं जब
आम लोग और राज्य के अधिकारी उनसे असुरक्षित होकर ये नहीं जानते कि नुकसान से कैसे बाहर निकला जाए या क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। अज्ञानता आवश्यक रूप से गरीबी का कारण नहीं हो सकती, बल्कि हमारे ध्यान ना देने के कारण से होती है। सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित संरचनाओं के निर्माण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इनके बारे में जागरूकता जरूरी है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन विकास प्रक्रियाओं के साथ खतरे भी विकसित होते हैं, जिन पर ध्यान ना देने पर बड़ी आपदा हो सकती है। जोखिम को कम करने के लिए और सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमें जो आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, उनके बारे में जानने के लिए हमने डॉक्टर भाटिया से बातचीत की। तो हम इन खतरों के प्रभाव से खुद को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, जब से हम अस्तित्व में आए हैं, हम सब खतरों के खिलाड़ी हैं। खतरों से हम घिरे रहते हैं और हमें खतरों के साथ जीना सीखना होगा। उन खतरों को नियंत्रित करना होगा ताकि वो खतरे जो उनसे हैं किसी आपदा का रूप ना ले पाए। तो क्या ये संभव है? निश्चित रूप से। देखो, क्लाउड बर्स्ट भी एक खतरा है, लेकिन हम बांध बनाने और टरबाइन चलाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हम फ्लैश ऑफ वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में जितनी भी बिजली है वह एक खतरा है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका सुरक्षित उपयोग कैसे करना है। और जब ये मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाती है और हम इसकी परवाह नहीं करते, तो निश्चित ही रूप में ये शॉर्ट सर्किटिंग, आग और अन्य प्रकार की आपदाओं के रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर लोग जागरूक हों कि खुद को कैसे बचाया जाए, तो ये खतरे वास्तव में आपदा में नहीं बदल जाएंगे। और मूल रूप से हमारे देश में जितने भी जान और माल की सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो हमारी जागरूकता की कमी के कारण होता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन खतरों के बारे में जागरूकता दी जाए, जो कि हमारे चारों तरफ हैं और जो खतरे कभी भी किसी डिजास्टर का रूप ले सकते हैं। और जैसे एक बच्चा बिस्तर पर सोता है, स्कूल जाता है, खतरा हमेशा उसके साथ रहता है। हम हमेशा खतरे में जी रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि उन खतरों के साथ कैसे जीना है, उन खतरों से कैसे निपटना है, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें, उन खतरों में रहते हुए भी एक सुरक्षित जीवन जी सकें। क्या आपको नहीं लगता कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वही हैं जो वास्तव में इन खतरों से प्रभावित नहीं होने वाले हैं, कोई भी सावधानी नहीं बरतते? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वास्तव में इन खतरों से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। यही कारण है कि वो सावधानी भी नहीं रखते जो वो रख सकते थे। हम हमेशा सोचते हैं कि युद्ध केवल रूस और यूक्रेन के बीच ही हो सकता है, तो ये कहीं भी हो सकता है। इफ वी आर वेल प्रिपेयर्ड, वेल अवेयर्ड, हमारे को इसके बारे में जागरूकता है, तो कोई भी मरने वाला नहीं है। तो हम वास्तव में जान बचा सकते हैं, जीवन बचा सकते हैं। आपदाओं को आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में देखा जाता है, न कि विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में। इन प्रथाओं को बदलने की आवश्यकता है। किसी भी नई आपदाओं का सामना करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भूकंप प्रतिरोधी भवन की लागत केवल 10 से 15% अधिक है। उच्च जोखिम वाले भूकंप क्षेत्रों में संरचनाओं के नियमित निर्माण से दीवारों पर किसी भी भारी सामग्री से बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। भुज भूकंप में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि ऐसे में कहाँ छिपना है। वास्तव में इसके सभी पहलुओं को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन का अध्ययन आरंभिक स्कूल से ही बच्चों के शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होना ही चाहिए। पूरी वयस्क आबादी को सामूहिक कार्यशालाओं के माध्यम से इसके बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जा सकती हैं। इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए सिटी मैपिंग होना बहुत जरूरी है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण की टीमों को आम जनता के साथ हर समय तैयार रखा जाना चाहिए। जैसे कि आप आम तौर पर 3 टाइम खाना खाते हैं, ये जीवन का एक तरीका होना चाहिए। चेतावनी के शुरुआती संकेत जोखिम को कम करने में बेहद महत्वपूर्ण हैं और इससे जुड़े लोगों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। लोगों को शिक्षित करना और शिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये उनके अस्तित्व के लिए कितना जरूरी है।